नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। 13 दिनों के आंदोलन के बाद बातचीत का मंच अब सज चुका है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बिग बुलेटिन में आज एक बार फिर बात हो रही है जाट आंदोलन की। कल पानीपत में सरकार की ओर से गठित की गई और जाट प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होगी। सरकार का दावा है कि वो खुले मन से बातचीत के लिए जाएगी, तो वहीं जाट नेताओं का दावा है कि वो बैठक में कोई भी समझौता नहीं करेंगे और कमेटी के साथ जो भी बातचीत होगी उस पर फैसला धरना स्थल पर जाकर ही होगा। जाट समुदाय की मांगे वही हैं जो अब तक वो करते आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या इस बार सरकार झुकेगी? क्या जाट समुदाय की सभी मांगें मान ली जाएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी पर कार्रवाई होगी या फिर जाटों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा? बिग बुलेटिन में आज भी सवाल बहुत हैं और बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और जानिए कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का ये मौजू एक बार फिर हमने आखिर रखा क्यों है। मनोहर सरकार के नुमाइंदे और जाट प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने को राजी हो गए हैं। शनिवार को सरकार की ओर से गठित कमेटी जाटों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेगी। सरकार का दावा है कि जाटों से खुले मन से बातचीत की जाएगी और जितना हो सकेगा उनकी मांगें मानी जाएंगी। तो कोई वो उसको छूट मिले, सब तरह से, मतलब किसी भी विषय पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। एक तरह से किसी खुले मन से सरकार बात कर रही है, किसी रिजर्वेशंस के साथ बात नहीं कर रही। मनोहर लाल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हर विषय में उन्होंने, चाहे उस समय आरक्षण देने की बात थी तो 5 मिनट में दिया, बिना बहस के दिलाया, और अभी भी जितने मुद्दे हैं उन सब पर वो पूरी तरह से ओपन होकर उन्होंने कमेटी बनी है। कमेटी के साथ लोग बात करें और जितना भी उसमें जो हो सकता है वो सब सरकार करने के लिए पूरी तरह से उसको अपने बलबूते राजनीति करनी चाहिए। समाज के बारे में तो सरकार पूरी तरह से ओपन है और समाज की हर बात पर सरकार पूरी, मैं कहूँगा कि तल्लीनता के साथ काम कर। कमेटी होगी और अभी शाम को हम फिर मिलने वाले हैं। हरियाणा सरकार के जाट बंधुओं से बातचीत के लिए हरियाणा सरकार बिल्कुल तैयार है। केवल दरवाजे नहीं खुले हैं, दिल भी हमारे खुले हैं। उधर जाट नेता यशपाल मलिक का कहना है कि बातचीत में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जो मांगे पहले थी वही मांगे कमेटी के सामने रखी जाएंगी। बातचीत पे कल बुलाया बलाला जी के पास, अभी गृह सचिव जी का फोन आया था। कल 10:30 बजे पानीपत में रिफाइनरी में बात होनी है और हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल होगा और सरकार को भी कहा गया था कि भाई वो सारी एक्सरसाइज करके आए कि जो पिछले 3 समझौते हुए हैं उन समझौतों में क्या अड़चन है, क्यों उनको बात को समझौतों को पूरा नहीं किया गया, उसके पीछे क्या कारण रहे। तो कल 10:30 बजे बातचीत होगी, सभी धर्मों के लोग उसमें शामिल होंगे। जाटों की मांग है कि हरियाणा में ओबीसी कोटा के तहत जाटों को आरक्षण दिया जाए, जेल में बंद जाट युवाओं को रिहा किया जाए, आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए, घायलों को मुआवजा दिया जाए, बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी पर कार्रवाई की जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार और जाट नेताओं के बीच बातचीत में कितनी मांगों पर सहमति बन पाती है और आंदोलन कर रहे जाट कितने संतुष्ट होंगे। दरअसल सरकार की कोशिश है कि पानीपत में होने वाली बातचीत निर्णायक साबित हो। पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने का फैसला लेकर सरकार ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। हालांकि जाट नेता यशपाल मलिक के तीखे तेवरों को देखते हुए इसकी संभावना बेहद कम है। लेकिन 2 हफ्ते के आंदोलन के बाद जाटों को बातचीत के लिए मना पाना भी सरकार के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज, चंडीगढ़। तो आपने सुन ही लिया होगा, जाट नेताओं के साथ साथ अब तो रामविलास शर्मा जी का दिल भी इस आंदोलन के बाद खुला है।
दरवाजे भी खुल गए हैं। एक तरफ सरकार जाटों के बीच बातचीत के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस और इनेलो ने आज एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कमेटी तो मैं समझता हूं कि जनता के प्रतिनिधि अगर उसमें होते, सांसद और विधायक होते, मंत्री होते तो कुछ औचित्य होता। अधिकारियों के माध्यम से कमेटी गठित कर देना और वो हम ये माने कि वो संवाद स्थापित करेगी, वो इसका समाधान निकालेगी, तो कहीं ना कहीं ये अपनी जिम्मेदारी से बचती हुई सरकार नजर आती है और लिपापोती इस पूरे मामले में करने की उनकी कोशिश। सबसे पहले तो इस कमेटी के गठन पर ही मैं एक सवाल उठाता हूं। क्या जो भी मांगें जाट नेताओं ने रखी है सरकार के सामने, क्या ये कमेटी उस पर निर्णय लेने में सक्षम है? देखिए, अधिकारियों की जो भी कोई कमेटी गठित होती है वो जाकर के जो भी उनके डिस्कशन होती है वो ऊपर जाकर के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो इसका मकसद तो ये हुआ कि जो कमेटी गठित की गई है वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगी और निर्णय तो सरकार के स्तर पे ही लिया जाएगा। ये विपक्ष है। विपक्ष ने ये जो तीखे प्रहार किए हैं, इन पे भला सत्तारूढ़ पार्टी कैसे चुप रह सकती थी? सरकार के दिग्गजों ने आज विरोधियों पर जाट आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का आरोप जड़ दिया। इस तरह की इसका तो कोई शक नहीं है कि सरकार के ऊपर दबाने का प्रयास चल रहा है। यूपी के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसको प्रभावित करने का प्रयत्न चल रहा है। राजनीति से ये प्रेरित है, इसके अंदर दो राय नहीं हो सकती। अभी भी जितने मुद्दे हैं उन सब पर वो पूरी तरह से ओपन होकर उन्होंने कमेटी बनी है, कमेटी के साथ लोग बात करें और जितना भी उसमें जो हो सकता है वो सब सरकार करने के लिए पूरी तरह से उसको अपने बलबूते राजनीति करनी चाहिए। समाज के बारे में तो सरकार पूरी तरह से ओपन है और समाज की हर बात पर सरकार पूरी, मैं कहूँगा कि तल्लीनता के साथ काम करे। आज इनके पास मुद्दा नहीं है कोई, और अगर मुद्दा नहीं है तो आज इन्होंने जाटों को बरगलाने का काम किया है। आज उनके साथ धरने के ऊपर बैठे। जब इनकी सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तब इन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया? तो आपने देखा जो जाट नेता हैं इनके क्या कहने हैं और सरकार का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है। और इस वक्त एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह। आइए सबसे पहले उनसे हम आपका तारुफ करा दें। भारतीय जनता पार्टी की कमान आज ईटीवी हरियाणा हिमाचल पर संभालने के लिए हमारे साथ हैं कृष्ण ढुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रण सिंह मान साहब का ताल्लुक कांग्रेस से है। इसके अलावा परवीन अत्रे साहब इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर यहां पर जुड़े हैं। नीलम चौधरी जी को आप देख रही हैं, एडवोकेट हैं, समाज सेविका हैं, लेकिन आज जाट प्रतिनिधि के तौर पर, उनकी महिला नेत्री के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। और आप जैकेट पहनकर तैयार होते जिन्हें देख रहे हैं, संतोष धैया जी हैं, क्रांतिकारी जाट नेत्री हैं, सर्वखाप सर पंचायत की महिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे ही करते हैं, आप बिल्कुल तैयारी करके एकदम तैयार हो चुके हैं डिबेट में, तो बताइए कल क्या होने वाला है? देखिए, जो कमेटी गठित की है सरकार ने, ये निश्चित करना बड़ा मुश्किल है क्या वो कमेटी कोई डिसीजन ले पाएगी। मुझे ऐसे लगता है कि जो डिसीजन देते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जो जिन्होंने डिसीजन सुनाया है, फैसला केवल वही ले सकते हैं। कमेटी कोई फैसला लेके कोई अपनी बात मनवा लेगी, मुझे इसमें शक है। तो आपको शक है, जब आपसे यहीं से शक शुबा हो गया तो मीटिंग का क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नीलम जी, आपका संबंध हवा सिंह सांगवान के आप काफ़ी करीबी हैं, यानी उनके गुट की मानी जाती हैं, और ये जो बातचीत हो रही है ये यशपाल मलिक के गुट में हो रही है। हालांकि उनकी प्रतिनिधि भी हमारे साथ दिल्ली से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगी, अभी रास्ते में कहीं ट्रैफिक जैम में फंस गई हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो बातचीत यशपाल मलिक गुट और सरकार की जो कमेटी के बीच होने जा रही है, सक्सेसफुल होगी कल? देखिए, बातचीत तो हमेशा ही एक सही तरीका है किसी भी समस्या को हल करने का। तो कोई भी ग्रुप है जो सामने आ रहा है बात करने के लिए, कोशिश तो कर रहे हैं सब लोग बातचीत करने की, लेकिन ये जरूर प्रूव हो जाता है कि हमारी जो सरकार है वो सिर्फ दबाव में आने के बाद ही काम करती है।
तभी हरकत में आती है। अब ये दबाव जैसे हम सब लोग जानते हैं यूपी के इलेक्शंस की वजह से हो रहा है, लेकिन इसमें हमारी सरकार के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है कि वो हमारी सारी की सारी जो मांगे हैं उन्हें मान ले, और जितने भी ये उसने वादे यूपी इलेक्शन का जो जिक्र है ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं, आप भी उन्हीं में से एक है। ये हरियाणा में यहाँ पे बैठेंगे और यूपी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, मुझे थोड़ा देखिए समझाइए। यही तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो इस टाइम है कि सारे के सारे जाट बेसिकली वो हमारे देश में किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, वो इस वक्त यूनाइटेड हैं, वो सब एक दूसरे के भले के लिए सोचते हैं। और ये चीज जो सरकार को भी समझ में आ गई है कि अगर आप किसी एक एरिया के किसी जाट को वर्ग को अगर आप ये जो आप बात कह रही है ना नीलम जी, ये बात हजम नहीं हो रही कि सभी जाट एक दूसरे के भले के लिए सोच रहे हैं। नहीं, हवा सिंह सांगवान और यशपाल मलिक एक दूसरे का भला सोच रहे हैं। नहीं, उनके व्यक्तिगत तौर पर उनके जो कुछ मुद्दों पर उनमें टकराव हो सकता है, लेकिन जहां तक एक जाट समुदाय के हितों की बात है वहां पे सब लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग बात, और यही वजह है कि इस वक्त जो सरकार है वो एक दबाव में आके बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन वो जो उसकी तैयारी है बातचीत के लिए, जो भी उनके साथ बातचीत के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पहले से बहुत सावधान रखना होगा, क्योंकि ये सरकार जो है झूठे वादे करती है। ये जो आपका वक्तव्य है इसका एक बार पॉलिटिकल पार्टीज में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जी जरूर। कि यहाँ पे भी दो जाट नेता आज बैठे हैं, एक का संबंध कांग्रेस से, एक का बीजेपी से है। तो ये देखते हैं एक दूसरे की कितनी सपोर्ट करते हैं। अभी ढुल साहब, यशपाल मलिक से जो बातचीत होने वाली है उस बातचीत के कुछ ज्यादा नतीजे निकलते नजर नहीं आ रहे हैं संतोष दहिया को। नहीं, देखिए मुकेश, ऐसा है कि सरकार ने हमेशा ये प्रयास किया है कि किसी भी रूप में आंदोलनकारी जो भी, जब जितने भी आंदोलन हुए हमारी सरकार बनने के बाद, हमने सबको खुले मन से बुलाया है। पिछले वर्ष भी जो आंदोलन हुआ था उसमें 16 फरवरी को 127 लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक की थी। 6 घंटे तक बैठक चली थी। बहन संतोष दहिया भी उसमें शामिल थे। सभी लोग वहां से संतुष्ट होकर के गए थे। और दोबारा जो बैठक अभी 29 तारीख को धरने शुरू होने थे, उससे पहले 26 तारीख को फिर बैठक शुरू हुई थी, जिसमें सभी खापों के हमारे हरियाणा के जो प्रतिनिधि थे वो आए थे। उन्होंने इस चीज को माना था कि खापे किसी भी तौर पर जाट आरक्षण में यशपाल मलिक को समर्थन नहीं करेंगी। उसके बाद सुनिए मेरी बात, उसके बाद जब यशपाल मलिक की दाल यहां नहीं गल रही थी तो राजनीतिक दलों ने, दोनों ने अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए इस आंदोलन का सहारा लिया। चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे वो कांग्रेस है, उन दोनों ने आकर के कूद करके समर्थन दिया। जबकि पिछली बार भी दिया था, पिछली बार वो पर्दे के पीछे थे, इस बार वो खुल करके सामने आए हैं। इसका मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो लोग राजनीति अब धर्म और जाति के नाम पर कर रहे हैं, विकास के नाम पर राजनीति उनके पास नहीं बची हुई। बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुकेश जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। आप तीनों के जो विचार सुने वाकई खुश हो गया, और जो जनता, जो जाट समुदाय भी देख रहे होंगे आप लोगों को, वो भी काफी खुश हो रहे होंगे। आपके पास दोबारा हूं, एक और जाट भाई हमारे साथ बैठे हैं, रण सिंह मान साहब, आप भी बोलिए सर कुछ। मुकेश जी, जहाँ तक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। और लोकतंत्र में बातचीत ही किसी, चाहे कितनी ही गूढ़ से गूढ़ समस्या हो, कितनी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान बातचीत से हो, यही एक लोकतंत्र में एक ठीक रवैये की बात कहेंगे या रास्ते की बात है। हम तो लेकिन ये पूछ रहे हैं लेकिन जो शंका है, अगर ये समझौता कर गए कल यशपाल मलिक गुट और खट्टर साहब की जो कमेटी है सरकारी, तो क्रेडिट ये उठा जाएंगे, फिर हुड्डा साहब का क्या होगा? कांग्रेस वाले जाटों का क्या होगा? ये हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। सिंपल सी बात है, कौन बातचीत करेगा समुदाय की ओर से, ये उनका अपना निर्णय है। सरकार किन को बुला रही है, ये सरकार का निर्णय है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हम शुरू से कह रहे हैं कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं। हमारे समय में ही आरक्षण हुआ, हमारे समय में ही जाट समुदाय को ये संदेश गया कि जाट समुदाय को आरक्षण मिल सकता है और आरक्षण दिया जा सकता है। अब रही बात इस कमेटी की, मैं आपको एक इतना भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि चैनल को बहुत से हरियाणा के लोग देख रहे होंगे और जिनका इस आरक्षण आंदोलन से ताल्लुक़ है, उनको ज़रूर ये इंटरेस्ट होगा कि आपके इस चैनल पर जो बहस हो रही है उसको सुने। मेरी कल ही एक ऐसे सदस्य जो जाट आरक्षण को देख रहा था, सेंटर में भाजपा सरकार ने वेंकैया नायडू कमेटी बैठाई, उससे बातचीत हुई।
वो कमेटी आरक्षण के मामले में कहते हैं कि ये कोर्ट में जो बात गई इससे इतर ये कमेटी इसकी मदद के लिए जो सब कमेटी ऑफिसर्स की बनाई थी उसके बावजूद वो कमेटी कहीं नहीं पहुंची है। आरक्षण के नज़दीक भी न कोई बात है, तो आप ये कह सकते हो कि वो कमेटी एक तरह से उसका जो स्टेटस है वो अब आज की तारीख में ना के बराबर है। अब रही बात कमेटी पे आ रहे हैं, वापस आपके पास आऊंगा मान साहब जी। अत्रे साहब, बात कमेटी की हो रही है और कमेटी को लेकर एक मिनट पूरी कर दूं, जो आप पूछ रहे चौटाला साहब हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि इस कमेटी का क्या औचित्य है। पहले भी प्रकाश सिंह कमेटी जब बनाई थी तो उस पर भी सवाल उठा दिए थे, अब इस कमेटी पे उठा दिए। तो इस हिसाब से तो जो कल बातचीत हो रही है आपके पार्टी के लिहाज से हम देखें तो उस बातचीत का औचित्य है या नहीं? देखिए मुकेश जी, जहां तक सवाल है कमेटी का, पहले भी चर्चा में ये बात मैंने कही थी, जो मुद्दा राजनीतिक है उसकी प्रशासनिक अगर अधिकारियों की कमेटी बनती है और वो कमेटी जो है जो लिमिटेड मैंडेट के साथ है। अब कमेटी के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, कमेटी केवल एक डाकिये की भूमिका में है। जो मांगे, जिन मांगों का वायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले से किया हुआ है और वो मांगे सरकार को पता है, मुख्यमंत्री जी को पता है, और सरकार अगर वो मांगे मान लेती है तो कमेटी का औचित्य क्या है? वो तो एक डाकिये की भूमिका में उधर से बात सुनेगी, मुख्यमंत्री जी को आके बता देगी और मुख्यमंत्री जी पहले से उन चीजों से अवगत है, तो मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री जी उन मांगों को मानकर और मामले को सुलझा दे। तो इसलिए इस कमेटी का कोई उचित नहीं बनता। लेकिन एक बात मुकेश जी, एक बात जो बार बार राजनीति की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे समझ नहीं आती। हमने समर्थन दिया क्योंकि हम आरक्षण के पक्षधर हैं, आपने उनसे वायदे किए हुए हैं, वो अपने वायदे पूरे करने की मांग आपसे लगातार कर रहे हैं, आप उनके वायदे पूरे कर दीजिए। अगर आप वायदे पूरे कर देते हैं तो किस तरह की राजनीति और कैसी राजनीति? राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं जो किए हुए वायदों को पूरा नहीं कर रहे। तो बजाय ये कहने के भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम लोग लगातार राजनीति कर रहे हैं और हम उनसे जो हमने वायदे किए हैं, 3 पहले समझौते किए हैं, उनको हम नहीं पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मजबूरन आंदोलनरत होना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी उस बात को समझना चाहिए। ढोल साहब, आपसे ये सवाल है, जो जाट भाई बहनों की मांग है वो मांगे आपको पता ही है, अभी स्टोरी पैकेज में भी हमने दिखाई कि जो मृतक हैं 30 उनके परिवारजनों को नौकरी दी जाए। कुछ नौकरियों की घोषणा भी उसमें से हो चुकी है और बाकी खुल्लर साहब ने वादा कर दिया कि जब भी अप्लाई करेंगे अगर योग्यता बनती होगी तो 15 दिन में नौकरी मिल जाएगी जी। इसके अलावा जो मांग ये है कि जितने भी अंदर किए गए हैं युवा वर्ग, उन सब के केस वापस लिए जाएं। तो क्या सभी केस वापस लेने को सरकार तैयार है? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये, राजकुमार सैनी साहब पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो भाजपा उन पे कार्रवाई करने के लिए तैयार होगी? देखिए, 2 प्रश्न आपने पूछे, दोनों के प्रश्नों के उत्तर दूंगा मैं। लेकिन जो एक बार पहले प्रवीण जी ने जो बात कही थी कि राजनीति वाली बात, वो मैं उस बात का जवाब दूं मुकेश जी कि SYL का मुद्दा अभी चला था, जिस पर इन लोगों ने कानून को धता बताते हुए कहा कि 23 फरवरी से हम लोग जो है नहर की खुदाई कर देंगे। ये सत्ता में रहे, पहले कभी नहीं खोदा। चलिए, अच्छा, आज पॉइंट करवा दिया अत्रे साहब, अब बीच में मत बोलिए अत्रे साहब, बोल दिया इनको, आगे चल रहे हैं, बीच में नहीं, फिर शोर मच जाता है। प्रवीण भाई, दूसरी बात जो आपने कही, 31 लोगों को आंदोलन के दरमियान जान माल का नुकसान हुआ। 31 लोगों के परिवार में से 7 लोगों ने अप्लाई किया, 7 को नौकरी पर लगा दिया गया। उसके अलावा अभी लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज पहले कही थी, अब बैठक के बाद फिर कही है, बार बार कह रहे हैं, कोई भी दोषी व्यक्ति कोई भी निर्दोष व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा है उसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं रहेगा। एक चीज। दूसरी चीज, यशपाल मलिक, एक चीज वो डिसाइड कैसे, वो तो ये क्या मांगने की बात है? जो निर्दोष होगा, एक मिनट मैडम सुनिए ढोल साहब, जो निर्दोष होगा उस पर तो क्या कार्रवाई होगी? उसमें तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती। जो दोषी होगा उनको छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा? मैंने वही कहा ना, निर्दोष पे क्या कौन कार्रवाई कर सकता है? कानून भी नहीं कर सकता उस पर। तो एक बात मैंने ये कहा, पिछले आंदोलन के बाद जो जान माल गई, जो नुकसान हुआ, यशपाल मलिक जी ने बयान दिया था कि वो जाट नहीं थे, वो उपद्रवी थे जिन्होंने इस आंदोलन में नुकसान किया।
जिनकी जान गई। मैं आपको बताऊं झज्जर मतलब में दोषी है या नहीं है इसका फैसला यशपाल मलिक जो कर देंगे वो आपकी सरकार के लिए फाइनल होगा। नहीं नहीं, तो यशपाल मलिक कौन होते हैं फैसला करने तो वाले? फिर आप कैसे, और सुनिए, आप दो चीजों को लेकर के फिर मैं प्रश्न सर, ये कैसे दोबारा प्रश्न डाल रहा हूं। कैसे कैसे बयान आ रहे हैं आपकी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के। आप कह रहे हैं कि जो दोषी नहीं होगा उसको सजा नहीं होगी। अरे भाई उसको कौन सजा दे सकता है? उसको तो भगवान भी सजा नहीं दे सकता जो दोषी नहीं है। ऐसे कुछ लोग तो उसमें आप क्या एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर? अरे मुकेश जी सुन तो लीजिए। मैंने ये कहा इस आंदोलन में आज की डेट में जो 80 बच्चे जेलों में बंद हैं, उनमें से 69 जाट और 11 नॉन जाट हैं। ये आपके पास आंकड़े आ चुके हैं। मैंने फिर ये बताया था कि कुछ लोगों ने जमानत लेने से इनकार कर दिया, बॉन्ड भर दिया। ये भी बात पॉइंट पे आइए सर। पॉइंट पे ये आ रहा हूं कि उन लोगों में, उन बच्चों में कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनके ऊपर 20, 25, 30 मुकदमे चल रहे हैं और अन्य डकैती और अन्य मामलों में भी है। तो वो जो मासूम बच्चे हैं जिन पे 20, 25 मुकदमे चल रहे हैं, यशपाल मलिक के कहने पर क्या आपकी सरकार उनसे वो मुकदमे वापस लेगी? नहीं, मुश्किल है। कानून की नजर में इस प्रकार का मुझे नहीं लगता सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन दिया जा सकता है। किन मुद्दों पे कल आप बातचीत करने जा रहे हैं ये बताइए। आपको कौन से मुद्दों, कौन सा कल नया मुद्दा आपको लग रहा है कि कल कोई चमत्कार होगा और यशपाल मलिक नए मुद्दे को उठा ले? उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो आपकी कमेटी है ना, वहां पे कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। धरने स्थल पर जाएंगे, वहां पे लोगों से राय मशवरा होगा, उसके बाद फैसला लेंगे। आपको नहीं लग रहा यशपाल मलिक हो या आप हो, आप वैसे ही जनता को मूर्ख बनाने की एक बार और कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम लोग सरकार में हैं, जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। बनाना हमारा धर्म है। नहीं मुकेश जी आप समझिए, जनता को मूर्ख नहीं बना सकते और आज की जनता मूर्ख बन भी नहीं सकती। एक बात जो अभी संतोष दहिया जी ने कही, रण सिंह मान जी ने कही कि कमेटी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह है, तो मैं ये पूछ रहा हूं जो कमेटी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है तो राजनीतिक दल तो कर रहे हैं, पर यशपाल मलिक जी और अन्य जहां जहां धरने हैं वहां से 5-5 प्रतिनिधि मिलकर के पानीपत की रिफाइनरी में पहुंच रहे हैं। फिर इनको राजनीति कर रहे हैं कि जी अस्तित्व पर। अगर अस्तित्व पर है सवाल तो ये क्या यशपाल मलिक क्यों आ रहे हैं? फिर आप पूछिए इनसे, आप बताइए। चलिए, यशपाल मलिक क्यों आ रहे हैं? वो यशपाल मलिक की जो प्रतिनिधि हैं वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली है, उनसे हम पूछेंगे। एक बार हम जो सांगवान साहब की तरफ से या जो एक दूसरा जाट समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं और फिलहाल जाटों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, नीलम चौधरी, आपके पास चलते हैं। मैडम, आपको क्या लगता है ये जो कल की मीटिंग है पानीपत में, इस मीटिंग का कोई औचित्य है? यशपाल मलिक साहब को कितना पसंद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाली? ये तो अभी आप ढुल साहब ने जो बयान दिया या जो बातचीत की है हमारे साथ उसमें आप समझ गए होंगे। तो आपको लगता है ये महज एक ड्रामा है और टाइम पास है और कुछ नहीं है? देखिए, कमेटी का जो रोल होता है हमेशा सिर्फ एडवाइजरी होता है, डिसाइसिव नहीं होता। वो कभी डिसीजन लेती भी नहीं है। कमेटियां इसीलिए बनाई जाती हैं कि वो सरकार का पक्ष और जो भी पार्टी आंदोलन कर रही है उनकी बातचीत हो, उसका एक जरिया होता है। तो कमेटी बनी है, अच्छी बात है। कुछ लोगों को इनवाइट भी किया गया है, उन्हें जाना भी चाहिए, एक ज़रूरी चीज़ भी है। लेकिन उनके आपस में जो बात होगी वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो सबके सामने रखी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि बंद दरवाज़ों के पीछे वो उनसे कुछ लिखवा लें, या फिर जैसे सरकार की एक आदत है अपनी मिठाई तैयार रखती है, उनसे कुछ लिखवा लेती है, अपनी बातों में उलझा लेती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो आपके नेता हैं वो मिठाई खा के फिर मान जाएंगे? फिर ऐसे लोगों को फॉलो क्यों करते हैं आप लोग? नहीं, इसीलिए तो इस वक्त जो जाट है वो इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि मीटिंग के अंदर उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी शर्तों के बारे में सुना जाएगा, लेकिन उस पर डिसीजन तब होगा जब वो अपने समाज के सामने आके सारी बातें रखेंगे और फिर सर्वसम्मति से जो फैसला होगा उसको माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो काट की हांडी बार बार चढ़ा देंगे और जाट उनकी बातों में आ जाएंगे। तो इसीलिए ये चीजें पहले डिसाइड की गई हैं कि जो भी बात होगी उसको ध्यान से सुन के फिर अपने समाज के साथ, सबके साथ उसमें विचार विमर्श होगा, तभी उस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। और हम देख रहे हैं कि जो संतोष दहिया हैं ये भी काफी अब क्रांतिकारी मूड में आने वाली हैं और नीलम चौधरी के साथ साथ अब निशा चौधरी यानी प्रदेश की तीसरी जाटनी भी हमारे साथ में होंगी। तो आप कहीं मत जाइए, ये सबसे बड़ा पैनल है, सबसे बड़ी आज की परिचर्चा है और सबसे बड़ा आपका पसंदीदा नंबर 1 बुलेटिन है, बिग बुलेटिन है। मिलते हैं एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। यह है आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। और बिग बुलेटिन के बिग डिबेट का आज का मौजू बहुत बड़ा है, क्योंकि कल पानीपत में जाट समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ सरकार द्वारा गठित की गई जाट आरक्षण मामले में जो कमेटी बनाई गई है, मुलाकात होगी, बात होगी। तो आज की रात बहुत अहम है और इस बातचीत के बाद धरना स्थल पर जाकर फैसला लिया जाएगा कि धरने और दिए जाएं या खत्म किए जाएं। अब हमारे वायदे के मुताबिक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं निशा चौधरी भी जुड़ गई हैं। निशा चौधरी का ताल्लुक जाट समुदाय से है। यशपाल मलिक गुट से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत स्वागत है। आज काफी घुमाई फिराई करके आए हो, कुरुक्षेत्र जाके आए हो, करनाल जाके आए हो, अंबाला जाके आए हो, क्या माहौल चल रहा है वहां पे? जी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। 36 बिरादरी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं सब। आपकी वॉइस कट रही है। 36 बिरादरी के लोग चाह रहे हैं कि जाट बिरादरी को आरक्षण मिल जाए, लेकिन यहाँ पे तो मेरे साथ आज 4 जाट भाई बैठे हैं, चारों ही अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। आपको देखते हैं आप कितना उनके सुर में सुर मिलाते हैं। ये कह रहे यशपाल मलिक जो हैं वो हमारे सबके नेता तो है नहीं, तो कल वो जाएंगे कोई फैसला ले लेंगे, वो फैसला सभी लोग मान लेंगे, जरूरी नहीं है। तो इस बातचीत का फायदा क्या होगा? आवाज आई मेरी? नहीं मुकेश जी, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है। और कल जो हमारी मीटिंग जी जी जो मीटिंग होने जा रही है, हम सरकार से बहुत उम्मीदें रख के जा रहे हैं। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपना संवेदनशील रवैया दिखाएगी और हमारी जो मांगे पहले से मानी हुई हैं, पिछले जून के धरनों में उन्होंने मांग ली थी और उनको अच्छे तरीके से सरकार लागू करने में हमारी मदद करेगी। जी प्रदेश की इतनी जनता रोडों पर बैठी है। लौटेंगे एक बार फिर से, हम चलते हैं संतोष धैया के पास। संतोष धैया, आपके मुताबिक कल जो मीटिंग हो, बातचीत हो, उसमें कौन कौन सी बातें अहम तौर पे रखी जानी चाहिए जो सरकार भी मान ले? क्योंकि जैनवन जब तक आपका समुदाय नहीं होगा, जाट समुदाय नहीं होगा, उनके प्रतिनिधि नहीं होंगे, और ऐसी मांगे बता दें आप, जैसे आप एक कल कह दें कि राजकुमार सैनी को तो जेल में डाल दीजिए जी, जब तक राजकुमार सैनी को जेल में नहीं डाल देंगे हम तो नहीं हटेंगे, तो वो हो सकता ना कर पाए। आप कहेंगे कि जिस पे 25 मुकदमे दर्ज हैं उसको भी छोड़ दीजिए जी, जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक हम घर नहीं जाएंगे, धरने पे रहेंगे। तो ऐसी कुछ जिद वाली बातें करेंगे या कॉम्प्रोमाइज के मूड में हैं आप? नहीं देखिए मुकेश जी, सबसे पहली बात तो बीजेपी सरकार ने, जब ये अभी ढुल साहब बता रहे थे, खापों के प्रतिनिधि भी आए थे और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोग भी आए थे, उन सब ने जो डिमांड रखी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सारा मामला हुआ और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन 1 साल हो चुका है उन बातों को, कौन अब सी तक मांगे थी? वो मांगे पूरी नहीं हुई। जैसे उनके लड़कों के ऊपर मुकदमे दर्ज होने वाली बात थी, उनको नौकरियां देने वाली बात थी, उनको आर्थिक मदद वाली बात थी, उनको शहीद का दर्जा देने वाली बात थी। आप देखिए किनको, जिनके ऊपर केस दर्ज है उन लोगों को नहीं, किसके ऊपर केस दर्ज? केस दर्ज बीजेपी सरकार ने करवाया। आप देखिए किसको दे नौकरी? उन लड़कों को दें जिनके नियत्थे लोगों के ऊपर जो गोलियां बरसाई गई बीजेपी सरकार की तरफ से। आप देखिए वो तो इन्होंने शुरू कर दिया, वो वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया मैडम। नहीं वो चैप्टर क्लोज हो गया, वो चैप्टर मैडम क्लोज हो गया। इन्होंने कहा जो 30 लोग मारे गए थे, जो 30 लोग मारे गए थे, उनके परिजनों को नौकरी दे रही है सरकार, 6 को दे चुकी है, उसमें से 5 जाट हैं, एक शर्मा भी। मुकेश जी, फंडामेंटल राइट्स जो है आदमी के, जो हमें संविधान ने दिए हैं, आप धारा 21 को अगर उठा के देखेंगे तो उसमें यह है कि हमें शांति से सोने का अधिकार तो होगा ना। लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया हरियाणा में कि लगातार जो जाट समुदाय के साथ इनके मंत्री गालियां देते हैं, इनके सांसद गालियां देते हैं, सरकार वादा करती है, वादे से मुकर जाते हैं। ये कई बार वादा हमसे कर चुके हैं और बार बार ये वादे से फिर जाते हैं।
इन्होंने आरक्षण की बात की। मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी सरकार मैडम से, ऐसे कीजिए, केसी तीन गुप्ता की मांगे जो रिपोर्ट- आपकी मुख्य है ना, 3 मांगे जो आपकी मुख्य है, जी। कौन सी है? 3 बता दीजिए फिलहाल। जो लड़कों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं वो वापस होने चाहिए। कौन से वाले लड़कों के? जैसे जो मान भी लो, लड़के सुनो जेल सुनो में बंद, जो आरक्षण मैडम, के दौरान, एक मिनट आपसे जो समझ, आरक्षण के दौरान, आरक्षण के दौरान जो मुकदमे दर्ज हैं, ठीक है, बिल्कुल उन लड़कों सुनो, को एक मिनट, निर्दोष माना जाए। मैडम सुन तो लो। मैडम हम आपकी जो बात है ना, हम सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तभी ये बुलेटिन कर रहे हैं। तो जो मामले इस दौरान दर्ज हैं आरक्षण के दिनों में, फ्रेश मामले हैं, वो मामले उनसे वापस ले लिए जाएं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये जो लड़के हैं, जिनमें कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनके ऊपर पहले से भी 25-30 मामले दर्ज थे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे थे, अब वो पकड़ में आ गए, तो वो वाले मामलों पे कार्रवाई कर रहे हैं, इनमें छोड़ देते हैं। ढुल साहब, ऐसा ही कुछ चल रहा है? नहीं, कैसे प्रूव करेंगे ये इस बात को? पहले से है ना। मामले, मुकेश जी, ढुल साहब एक मिनट मुझे बात रखने दो। अगर उनके ऊपर मुकदमे पहले से दर्ज थे तो उनको पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको आरक्षण के दौरान कैसे गिरफ्तार कर लिया? नहीं और आए ना पकड़ में, उस वक्त आ गए। कि एक लड़के के ऊपर 25-25 मुकदमे दर्ज हैं। ये पहले सरकार कहां थी? ये आरक्षण के दौरान उन लड़कों को अगर आप क्रिमिनल बता के 25-25 मुकदमे उनके ऊपर बता के पहले की तारीखों में होंगे ना, जेल में रखना चाहते तो ये उन लड़कों के साथ अन्याय है। जी, अब आप कहिए ढुल साहब। देखिए, ये कौन से मुकदमे हैं जो वापस हो रहे हैं और कौन से हैं जो नहीं होंगे? देखिए, बहन जी ने एक चीज कहा, जाट आरक्षण के दरमियान जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको लेकर सवाल है, या उन बच्चों पर अगर कोई पहले से पुराने समय के मुकदमे दर्ज हैं उन पर सवाल है? पहले तो संतोष दहिया जी ये क्लियर करें। आरक्षण के दौरान जितने लड़कों के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन सब को उनको बहाल करना चाहिए, मुख्य धारा में उनको शामिल करना चाहिए। शायद आप वो पिछली मीटिंग मुकदमे में वापस आए लेने नहीं चाहिए। थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाट खापों के जितने प्रतिनिधि आए हुए थे उन सब के सामने इस बात को सर्वसम्मति से मान लिया था, और सब लोगों ने मान लिया था कि 31 लोग जो मारे गए हैं उनके परिवार को अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर अंदर जॉब दे देंगे। दूसरी बात कि जाट आरक्षण के दरमियान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों में उनको छोड़ दिया जाएगा। उसमें से भी मैं बताऊं मुकेश जी, करीब 1350 FIR जो है वो किन्हीं कारणों से कैंसिल हो चुके हैं। 2100 FIR दर्ज हुई थी। तो साफ स्पष्ट मैडम, अब औरों को भी मौका दीजिए कि वो जो लोग 80 अभी तक जेलों में बंद हैं उन बच्चों ने आज तक बेल क्यों नहीं ली है, ये और बता दो। चलिए एक मिनट ढुल साहब और दहिया जी, मैडम और भी पार्टिसिपेंट्स वापस आपके पास आएंगे। अब हम रुक कर रहे हैं मान साहब का। मान साहब, ये जो लॉजिक है इसको थोड़ा सा आप भी हमें समझाइए। जो जाट समुदाय है वो कह रहा है कि जितने भी लोग इस वक्त जेलों में बंद हैं उनके मुकदमे वापस ले लिए जाएं। सरकार कह रही है जी जो आरक्षण के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं वो हम वापस ले लेते हैं। साथ में ये भी कह रही है कि इसमें जैसे मान लो 80 लड़के पकड़े गए हैं तो इसमें से कम 25 ऐसे हैं जिन पे पहले भी 25 मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या वो भी छोड़ दिए जाएं? आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? न्याय संगत बात क्या होगी? देखिए मुकेश जी, यही पॉइंट मैंने लिखा हुआ था जो अब चर्चा आई। हमने कहीं नहीं सुना और शायद आपने भी नहीं सुना होगा कि किसी ने ये मांग रखी हो कि जिस पे कोई 5 साल पहले का मुकदमा है उसको सरकार को कंसीडर करना चाहिए। अब तक तो आई नहीं है। बाकी जो मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत हुई उनको ये बताना चाहिए। उन्होंने भी ये नहीं बताया कि जो समुदाय के प्रतिनिधिमंडल मिला उनसे और उन्होंने ये डिमांड रखी कि पुराने मुकदमे भी उनके हों, ऐसी बात भी नहीं आई है। तो हाँ आई थी, तो हाँ तो सरकार का उस पर क्या रुख था ये चीज स्पष्ट नहीं हुई। आज ये बहस में चर्चा हो रही है। जो दूसरी बात जो है जो अभी सामने आई कि कमेटी के औचित्य पे विरोधी पार्टियां हैं वो क्यों सवाल कर रही हैं। हम कमेटी के गठन के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि मामला राजनीतिक है और राजनीतिक नेतृत्व ही इसको जो है हल करेगा और वही आखिरी मोहर लगाएगा। तो बेहतर होता कि किसी राजनीतिक आदमी को भी इस कमेटी में शामिल किया जाता तो वो ज़्यादा कमेटी पावरफुल भी लगती और जो लोग मिलेंगे उनको लेकिन एक तरह का मान साहब पिछली बार जो हुआ था ना, पिछली बार जो आप कहें कि इस आंदोलन के दौरान जो रायता फैला था कि जो जाट समुदाय से संबंधित मंत्री हैं वो जाटों को लेकर हरियाणा भवन में जा रहे हैं, उनकी मीटिंग बालियान साहब करवा रहे हैं, राजनाथ सिंह से मिलवा रहे हैं।
रिजल्ट क्या निकला? ना वो तो कृष्ण पवार जी के पास भी गए थे, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। हाँ। एक बार ठीक है, आप जो कह रहे हो वो भी ले गए थे, लेकिन एक दफा जो है जिम्मेवारी कृष्ण पवार जी को भी दी, शायद आज भी वो मध्यस्थता की भूमिका में वही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि केवल जाट नहीं, सरकार अपने साथ निशा चौधरी थोड़ा लेट जुड़ी है, उनसे मैं दो तीन पॉइंट लेना चाह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये यशपाल मलिक जी के साथ में थी आज, तो इनसे थोड़ा से पॉइंट लेना चाह रहे हैं हम कि 2-3 पॉइंट्स बताइए मैडम, जिन पॉइंट्स को लेकर कल पानीपत में आप लोग मीटिंग करेंगे सरकार के प्रतिनिधियों पे। कौन सी मुख्य पॉइंट्स है, 3 बता दीजिए। बताइए। चलिए, हाँ मान साहब आप पूरा कीजिए। हाँ, मुकेश जी, तीसरी आवाज चीज नहीं आ रही जो अभी डूर साहब ने कही कि ये विरोधी जो पार्टियां हैं वो मामले को हवा दे रही हैं, धरने में जा करके शामिल। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, सब लोग जो हमारे टाइम से राजनीति में हैं उन सबको मालूम है कि भिवानी में बिजली के मुद्दों को लेकर के आंदोलन चला, और खुद रामविलास शर्मा, आप वेरीफाई कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो खुद धरने पे बैठे थे। तो आप ये कैसे कह सकते हो, जब दूसरे बैठे धरने पे समर्थन करने जाएं तो गलत है, और आप जाएं तो वो बहुत ठीक है। तो इस तरह की दोहरी बातों का कोई फ़ायदा नहीं होना है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है और ये कई बार दोहरा दिया गया है लोगों को, तीसरी बार धरने पर बैठे, ये तीसरा चरण है आंदोलन का। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यदि इस कमेटी के साथ जो ऑफिसर्स की है उसके साथ इतनी राजनीतिक नेतृत्व भी शामिल होता तो समय कम लगता, और उसकी ज्यादा ऑथेंटिसिटी बनती, सभी पार्टियों के ज्यादा ऑथेंटिसिटी बनती, तो मजा आता। मजा नहीं आता, उसकी ऑथेंटिसिटी बनती। इनेलो के जो लोग हैं वो इस कमेटी को तो जायज ठहरा नहीं रहे हैं, और अगर खाली भारतीय जनता पार्टी के नेता चले जाते तो भी बात नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि तीनों जो मुख्य पार्टियां हैं इनके प्रतिनिधि भी शामिल होते और कुछ ऑफिसर साथ में होते, कुछ पावरफुल लोग होते, कमेटी से काम चल पड़ेगा आपको लगता है? मुकेश जी देखिए, पहली चीज तो ये समझना बड़ा जरूरी है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि सरकार की नीति और नीयत में कहां और कब खोट है वो प्रदेश की जनता को बताएं। हालांकि उनको तकलीफ होती है, वो स्वाभाविक भी है। एक बात जो अभी आप जिक्र कर रहे थे ना मुकेश जी, मैं सुन रहा था जो आरक्षण के जो कमेटी के नेता हैं वो एक बात बार बार बोल रहे थे कि जो सरकार ने हमसे समझौते किए थे जून में, हम उनको पूरा करने की मांग कर रहे हैं। अब जब सरकार ने पहले से समझौता किया हुआ है, उसमें उनकी मांगों को माना हुआ है, उसको वो पूरा करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं ये सवाल पैदा होता है कि कौन सी नहीं होनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले से कर रखा था वो, और वो उसी को पूरा करने की बार बार मांग कर रहे हैं और सरकार उसको पूरा नहीं कर रही है। एक बात और जरूर कहूंगा, बार बार जिक्र होता है मुख्यमंत्री जी की बैठकों का। मुकेश जी आपको बता दूं, जो 16 फैब की बैठक का जिक्र कर रहे हैं ढुल साहब, उसके बाद 17 फैब को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी मुख्यमंत्री जी। उस बैठक में नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि जब आप तैयार हैं तो आप बाहर मीडिया में जाके ये कहिए कि हम आने वाले विधानसभा सेशन में बिल लाके आरक्षण दे देंगे। और लेकिन जब मुख्यमंत्री जी बाहर आते हैं मीडिया में, और वो आते ही बजाय वो बात कहने के वो बोल देते हैं कि जी हमें कमेटी बना दी है, 31 मार्च तक रिपोर्ट देगी, उस पर विचार करके किया जाएगा। तो यहां जो इस तरह का गोलमाल सरकार करती है, उसकी वजह से जो कंफ्यूजन पैदा होता है, वो जो सरकार की जो विश्वसनीयता है उसको उसने खत्म कर दिया है। आज प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं सरकार पे विश्वास नहीं कर पा रही है, ये सबसे बड़ा कारण है इस कंफ्यूजन। नीलम चौधरी जी, आपसे मेरा सवाल है, अब जो कल ये बैठक होने वाली है, इससे आपको कुछ रिजल्ट निकलता नजर आ रहा है, या फिर ये यूपी में अभी चुनाव सर पे हैं और हरियाणा के जो साथ लगते इलाके हैं उससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है यूपी के चुनाव में? ऐसा हमें सुनने को आया कि अगर भाजपा पक्ष में फैसला लेगी जाटों का तो यूपी में फ़ायदा करा देंगे बीजेपी का, ऐसे बयानात भी कुछ लोगों के आ रहे हैं, कुछ नेताओं के आ रहे हैं। लड़ी जा चुकी हैं जिनका इतिहास में अपना एक रोल है, एक इम्पोर्टेंस है। अब तो महाभारत काल में ही पहुंच गई, 2017 में पानीपत की 3 लड़ाइयां सब लोग जानते हैं। तो ये एक चौथी लड़ाई की तरह अगर जिसको देखा जाए तो सरकार के पास एक मौका है
कि वो उसकी सारी मांगे मान ले। और ये भी सही है कि सरकार अपना विश्वास बहुत हद तक खो चुकी है। इसका नतीजा वो यूपी में भी देख रहे हैं, जहाँ पे भी कि जो जाट और मुस्लिम्स हैं वो उन्हें वोट देने को तैयार नहीं है, वो उनको लुभाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और ये इतने ज्यादा दबाव में है, इतनी जल्दी में है सरकार जल्दी में है, लेकिन हम लोग नहीं है। हम लोग आराम से उनकी अपनी बात रख सकते हैं, उनसे अपनी मांगे आप लोग आराम से बैठे रह सकते हैं काफी दिनों तक। हम तो पहले से ही आंदोलन पे हैं, कुछ दिन और सही, जल्दी तो सरकार को है। आप इसलिए तो नहीं कह रही ऐसे क्योंकि आपका ताल्लुक हवा सिंह गुट से है और इस बार जो आंदोलन के हीरो हैं यशपाल मलिक हैं, तो ये आंदोलन अगर पास हो गया तो फिर कहीं ना कहीं आपके गुट को धक्का पहुंचेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी सारी शर्तें मान ली जाती हैं और सारा का सारा हमारी कैसे, मतलब जो यशपाल मलिक जो कह रहे हैं वो आपकी शर्तें हैं आज की तारीख में सारी, आप ये मान रही हैं? देखिए वो ईटीवी के बिग बुलेटिन में हवा सिंह सांगवान साहब तो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, वो धरने पे नहीं बैठे हैं, लेकिन वो युवाओं के बीच जा रहे हैं। डिमांड तो एक ही है ना, ग्रुप चाहे अलग अलग कोई भी है, डिमांड तो एक ही है ना आरक्षण की। आप इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार लोगों को बांटा जा रहा है। कभी यशपाल गुट कहा जाता है, कभी हवा सिंह गुट कहा जाता है ना, गुट है ना मैडम, है ना गुट। अगर एक प्रोग्राम में सुनिए मैडम सुनिए, एक प्रोग्राम में अगर हम 5 लोगों को बुलाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम जाट समुदाय के लोगों को बुला रहे हैं, हम कांग्रेस वालों को भी बुलाते हैं। जहां पे गुट हैं वहां पे गुटबाजी हो रही है। अभी निशा चौधरी यहां पर बैठी है ना, हवा सिंह सांगवान साहब का रोल क्या रहेगा कल बताइए मैडम? निशा जी, कल जो मीटिंग है उसमें हवा सिंह सांगवान को बुलाया आपने, वो होंगे आपके साथ में? वो भी जाट नेता है, बड़े जाट नेता है हरियाणा के। नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। ये चौधरी यशपाल मलिक अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोग हैं और सरकार ने बुलाया, हम खुले दिल से जाएंगे। सरकार भी खुले दिल से हमारी मांगों का। हवा सिंह सांगवान जाएंगे उसमें? आपने बुलाया उनको? बुजुर्ग नेता है, हरियाणा में बहुत सारी फॉलोइंग है उनकी, क्यों नहीं बुलाया उनको? वो आते साथ में तो आप लोगों का कद बढ़ता नहीं क्या, कम हो जाता उससे? नहीं, हमने नहीं बुलाया जी। थोड़े दिन नहीं, कद बढ़ना और घटने की बात नहीं है जी। ये जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए जो मांगे, हरियाणा के न्याय के लिए मांगे। ज्ञान दे रहे थे ना, बिरादरी के जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं कि हम प्रसिद्ध हैं कड़वी बातें करने के लिए, कड़वी है, करेली की तरह, आंवले की तरह। ये बाद में मीठी लगती है, ये बाद में मीठी लगती हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं ना, और सच जब लगता है किसी के हम खिलाफ बोल रहे हैं तो उसको करंट सा लगता है, उसके सीने में चुभन होती है, लेकिन हम सच बोल रहे हैं। अभी इसी बुलेटिन में 1 मिनट पहले ही जो मैं कह रहा था प्रूव कर दिया ना। मैंने बोला, हमने बोला, हम नहीं बांट रहे हैं, आप लोग बांटे हुए हो। बिल्कुल सुनिए आप मुकेश जी, आपके हम कायल हैं, आप इतनी जबरदस्त डिबेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके चैनल पे बैठी हूं, मैं इसलिए बोल रही हूँ सबसे पहली चीज, और इसीलिए हम इतनी दूर से चल के आपके साथ डिबेट करने में शामिल होना अपनी तो फिर हमारी निष्पक्षता पर, क्रेडिबिलिटी पे विश्वास रखिए। बिल्कुल विश्वास है। ये जो डिबेट हो रही है ये कहीं ना कहीं आपकी जो बात है, जाट समुदाय की जो बात है, वो हम इतने ऊपर तक पहुंचा रहे हैं कि आप 50 धरनों में बैठ के नहीं पहुंचा पाओगे मुकेश जी। मेरा 1 घंटे में पहुंच जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, जो जाट समुदाय को डिवाइड करने की हम बात करते हैं वो ना करके हमें, वो डिवाइड कौन कर रहे हैं मैडम? एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूँ डिवाइड कौन कर रहे हैं। डिवाइड पॉलिटिशियंस कर रहे हैं जिनका संबंध अलग अलग पार्टी से है। डिवाइड वो नेता कर रहे हैं जो अपने छोटे मोटे धरनों के जरिए अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी नेतागिरी चमकाना चाह रहे हैं। डिवाइड वो लोग कर रहे हैं जो इन धरनों प्रदर्शनों में डायरेक्टली शामिल नहीं है लेकिन अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं। डिवाइड वो लोग कर रहे हैं जिनको उनके प्रदेश में कोई नहीं पूछ रहा है, दूसरे प्रदेश में आकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। समझ में आया कौन कर रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ गया। एक बात मुकेश जी, खाप हो, यशपाल मलिक हो, हवा सिंह जी हो, या कोई और चौथा 5वां 6ठा आदमी हो, मेरा कहने का मतलब यह है सबकी डिमांड एक है। जो डिमांड है, बच्चों को के ऊपर जो केसेस बने हैं वो वापस होने चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनको आर्थिक मदद होनी चाहिए और आरक्षण समाज को मिलना चाहिए। सीधी सीधी भाषा है। मैं लेकिन ये कहना चाहती हूं, कांग्रेस सरकार ने भी हमारे साथ ज्यादती की थी क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सर्वे करवाया, जिस तरह से कमेटी बिठाई, जिस तरह से 2 दिन पहले हमें आरक्षण डिक्लेयर किया गया जाट समुदाय के लिए, एक बहुत बड़ी साजिश जाट समुदाय के साथ उन्होंने की। लेकिन बीजेपी सरकार ने भी बड़ी साजिश की। उन्होंने जब पूरा प्रेशर सरकार के ऊपर था, बावजूद इसके उन्होंने जब विधानसभा में पारित हो गया उसके बाद इन्होंने 20-22 दिन के बाद तो माननीय गवर्नर साहब के सिग्नेचर कराए। इतना टाइम इन्होंने क्यों लिया? वो सारी कहानी पता है।
धुल साहब जी, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप बीच में? मेरा ये कहने का था, बहन संतोष दहिया ने 4 चीजें मांगी, वो चारों तो सरकार ने माननी हुई हैं। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सी है वो 4 चीजें, कौन सी है, कौन सी? आरक्षण देने की बात थी सबसे पहले, हरियाणा सरकार आप ने धुल साहब जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं दे दिया, सुन तो जाइए ना, वो हम ब्रेकिंग चलाएंगे सारी, जो चला देना। मैंने ये कहा आरक्षण देने की मांग उन्होंने कही थी, आरक्षण विधानसभा का 70 लेकर के आए, दे दिया। दूसरा नौकरी देने की बात कही थी, नौकरी देने के लिए उनको बुला करके नौकरी की बात कर दी, कहा कि अप्लाई कर दो, 15 दिन के अंदर ले लो। मुआवजा उन लोगों को दिया जा चुका है। ये बात सुन जाइए ना, आरक्षण दिया, सुन जाइए ना मेरी बात। आपने 4 चीजें मांगी, मैंने कहा कि वो सरकार ने मांगी। और एक बात, अभी ये कह रहे थे कि सरकार ने बहुत लंबा समय लिया, अभी कह रहे थे सरकार जल्दी में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथी क्या कह रहे हैं। कभी तो मेरे पास वॉइस ही नहीं आ रही है मुकेश जी, कभी कह रहे सरकार ने बहुत ज्यादा लंबा समय ले लिया। मुकेश जी, जो साजिश बीजेपी सरकार ने रची, मैं आप बोलिए, आपको हम सुन पा रहे हैं। दूसरी तरफ निशा चौधरी कह रही है कि हमने किसी को बुलाया ही नहीं, ना हमने सूबे सिंह समेन को बुलाया, ना हमने हवा सिंह साहब। अच्छा, एक मिनट रुक, एक मिनट मैडम, एक मिनट। निशा चौधरी, ये जो जाट आरक्षण चल रहा है, इस जाट आरक्षण आंदोलन का कर्ता धर्ता कौन है? बैनर उसका सिर्फ यही है, जाट आरक्षण संघर्ष समिति। उसमें जो लोग शामिल हैं वही उसके सर्वोसर्वा हैं, या आप सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं? बात तो आप 36 बिरादरी की कर रहे हैं, इकट्ठे तो आपसे जाट भी नहीं किए जा रहे हैं। देखिए ऐसा है मुकेश जी, आप अगर 4 लोगों को, अगर 4 लोग आपकी खुद की सरकार में, बोलिए सुन रहे हैं हम। मुझे बता दीजिए मुकेश जी, ये मुझे ये बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश जी एक बात का जवाब दीजिए मुझे। ढूल साहब मुझे ये बता दें कि इनकी सरकार में सबके विचार कहाँ एक साथ हैं? कोई इस समाज को इतनी गंदी गालियां देता, आज तक इन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। दूसरी बात, कभी इनके मुख्यमंत्री जी जब मान लेते हैं किसी मांगों को, तो वहीं पर दूसरे इनके मंत्री आकर के उसी चीज को निरस्त कर देते हैं कि ये जाटों को नहीं मिलना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं जाटों में फूट और इस बात की? सारा का सारा छत्तीसगढ़ का समाज वहां बैठा हुआ है। आप क्यों आ रहे हैं कमेटी से बातचीत करने के लिए, जब इतनी कड़वाहट आपके सरकार के प्रति है, मुख्यमंत्री के प्रति है, तो फिर आप कल क्यों आ रहे हैं बातचीत करने के लिए? जब ऐसी कड़वाहट है तो फिर समझौता क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? नहीं होती तो क्या है? मुकेश जी, तो मैडम सुनाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही। कोई सरकार सत्ता में होगी, मुकेश जी मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर भी जितना आ रहा है मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि हमारी सरकार से कोई कड़वापन नहीं है, लेकिन जो सरकार सत्ता में होगी उसी से मांगे रखी जाएंगी ना। और जो मांगे पिछले जून में मान ली हो और आज तक उन पे एक्शन ना हुआ, और आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ वाली, हम तो कल जो बैठ रहे हैं हम बिल्कुल खुले दिल से बैठ रहे हैं। वो मांगे जो जून में मान ली गई थी उनके ऊपर सरकार एक्शन कर दे। क्यों नहीं? हम सरकार किसके लिए? जनता के लिए। और अगर जनता की भलाई का काम सरकार करेगी तो क्यों नहीं हम सरकार की वाहवाही करें? क्या बात करें? मैडम इनके आज हम बात नहीं कर पाए। अत्रे साहब लास्ट कमेंट हम आपसे लेंगे, क्योंकि जो ये पूरा पैनल है इसमें जाट समुदाय के हमारे भाई बहन है। ईमानदारी से आप बताइए, एक आम आदमी की तरह तरीके से, ये जो हमें सुनने को मिल रहा है पैनल के माध्यम से ही, इसमें कितना बिखराव है और कितना नुकसानदेही होगा ये जाट समुदाय के लिए? थोड़ा सा आप अगर समझें तो हमें भी समझा दीजिए, शायद ये भी समझ जाएं और आरक्षण ये जो चाहते हैं या जो मांगे इनकी हैं वो इनको मिल जाए। देखिए मुकेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार का काम नहीं है बिखराव या जुड़ाव इसकी कैलकुलेशन करना। सरकार का काम है, अगर प्रदेश में कोई मांग उठी है और सरकार उस मांग को पहले मान चुकी है तो उसको पूरा कर दे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और बार बार एक बात आ रही है कि साहब आपने पहले वादा किया, आपने पहले लिखित में मांगे मानी, जब आप सब कुछ मान चुके हो तो उनको पूरा क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, मुकेश जी आप देखिए, शक के घेरे में है। सरकार कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है समुदाय। बिल्कुल, यहीं पे आपको रोकूंगा कि जो सरकार की मंशा के साथ साथ जो जाट समुदाय के अलग अलग नेतागण हैं, हमें उनकी मंशा भी इतनी साफ और पाक दिखाई नहीं देती। बहरहाल बिग बुलेटिन को यहां पर रोकना होगा। कल देखेंगे कि ये जो मीटिंग की जा रही है इसका अंजाम क्या होगा। आप सभी जाट भाई बहन जो अलग अलग क्षेत्र से यहां पर पहुंचे, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहीं मत जाइए। जाट आरक्षण का ये जो मुद्दा है ये लगातार ईटीवी में खबरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और हमेशा की तरह क्रेडिबिलिटी के साथ, विश्वसनीयता के साथ दिखाते रहेंगे। बहरहाल बिग बुलेटिन को यहां पर विराम देते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।